नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच में हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम साधारण ब्याज के लास्ट टाइप पर पहुंच चुके हैं। आज हमने इस क्लास में साधारण ब्याज के विविध प्रश्नों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस में टीयर फर्स्ट में या टीयर सेकंड में आए हुए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है कि यदि P1 रुपये पर R1 रेट से T1 समय के लिए ब्याज वही है जितना कि P2 रुपये पर R2 रेट से T2 समय के लिए है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, P1 रुपये का ब्याज, यानी कि हम ऐसे निकालेंगे P1 R1 T1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 अपॉन 100। और इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो हम यहाँ पर सिंपली याद रखेंगे P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 इज इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका है, यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि y रुपये पर a% की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a² % की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। यानी कि यहाँ पर आपसे मूलधनों का अनुपात पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका जो P1 दिया है वो x रुपये दिया गया है, तो x रुपये का ब्याज आपका कितना होगा, तो वो निकालेंगे x रुपये पर a% दर से m वर्षों का ब्याज, यानी ये बराबर होगा आपका y रुपये पर a² % से m स्क्वायर वर्षों के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे m स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं a से एक पावर कैंसिल, यहाँ पर 1 बचेगा, और m से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो यहाँ पर x अपॉन y निकालेंगे, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा a की मल्टीप्लाई m में होगी तो am, और ये 1 है इधर, तो अपॉन में आ जाएगा 1। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा am अनुपात 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है, जो आपका ब्याज होगा 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष, यहाँ पर जो T1 दिया है, T1, T2 और T3 यानी समय आपका अनुपात में दिया है 6 अनुपात 10 अनुपात 12। और जो यहाँ पर आपकी दर दी गई है, दर आपकी दी गई है 10, 12 और 15, 10, 12 और 15। सपोज करिए कि यहाँ पर जो आपका धन था वो A, B और C रुपये था, तो यहाँ पर जो आपका SI लगेगा वो होगा आपका 6 ढाई 60 रुपये,
12 दाई 120 रुपये और 15 गुना 12 आ जाएगा आपका 180 रुपये। यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180। अब हम क्या काम करेंगे, 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा आपका 6। अब 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। यही आपका आंसर है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपसे प्रिंसिपलों का रेशियो पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कुल मिलाकर 12,000 रुपये थे। 12,000 रुपये हमने अलग से लिख लिए। अब 12,000 को उसने 2 भागों में बांटा, यानी कि सपोज करिए कि 12,000 रुपये को उसने ए और बी में बांट दिया। तो पहले भाग का 3 वर्षों का 12%, यानी कि ए का 3 वर्षों के लिए 12% रेट से ब्याज ये बैठेगा, और ये बराबर है दूसरे भाग के यानी 20 रुपए के 4.5 वर्षों के लिए, यानी कि आपका 4.5 का मतलब आ जाएगा 9/2। ये 2 को हम डिवाइड में रख लेंगे। 16% रेट है आपकी यहाँ पर, और डिवाइड बाई 100। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल, और 2 से ये 16 कैंसिल, यानी 8 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और इस 3 से ये 12 कैंसिल, यानी 4 आ जाएगा, और इस 4 से ये 8 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप A/B निकालेंगे तो आ जाएगा 2/1। तो यही आपका मूलधन का निवेश है, पारस्परिक अनुपात है 2:1, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये 2 निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी होने वाला है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को चुटकी में हल करते हैं। तो यहाँ पर पार्थ ने सपोज कीजिए कि आपके 3 रुपये और 5 रुपये निवेश करे, और 3 रुपये उसने 15% के लाभ पर निवेश किए, तो इसलिए से +15 लगा देंगे, और 5 रुपये उसने 10% की हानि पर निवेश किए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -10। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पार्थ को जो लाभ होगा वो 15 3 जा 45 रुपये का लाभ हुआ, और जो यहाँ पर हानि होगी वो कुल मिलाकर 10 5 जा 50% की हानि होगी। तो कुल मिलाकर देखते हैं यहाँ पर पार्थ को जो हुआ वो 5% की, यानी 5 रुपए की हानि हुई। कुल कितने रुपए पे? 3 और 5, यानी कि 8 रुपए पर। तो 5/8 ही आपका आंसर होगा, 5/8% की हानि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो
तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो साधारण प्रश्न से साधारण ब्याज के प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि एसएससी टीयर 2 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। आप सपोज करिएगा कि व्यक्ति के पास में कुल मिलाकर 100 रुपये थे। 100 रुपये थे। 20% यानी कि 20 रुपये उसने एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। 20 रुपये आपने यहाँ पर लिख दिए और शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। अब यानी कि आप उसके पास 80 रुपये बचे। अब 80 का 5% आप ऐसा निकाल लेंगे, 80 का 5 यानी 5/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 से 7 को कैंसिल किया तो आ गया 4, यानी कि 4 रुपये उसने यहाँ पर खर्च कर दिए परिवहन पर। ये हो गया आपके परिवहन पर। बाकी के बचे 80 में से 4 माइनस हुए तो बच गए 76 रुपये। 76 रुपये अब उसके पास बाकी बच गए। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, अगर वो 120 रुपये दान ना करता तो उसके पास कुल मिलाकर कितने रुपए बचते। आप कहते कि जी 1400 और 120 यानी कि उसके पास 1520 रुपये बचते। चलिए ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने रुपए बच रहे शेष, 76 रुपये, यानी कि 76 की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई 1520 रुपये। तो यहाँ पर आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 76 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये। और उसने पूछा क्या है, परिवहन। तो परिवहन पर उसने 4 रुपये खर्च किया, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 80 रुपये। तो आपका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा 80 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कुल मिलाकर 5600 रुपये पर 6 महीने का ब्याज कितना हुआ। तो यहाँ पर जो SI आप निकालोगे, SI आपका होगा यहाँ पर SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल है आपका 5600 रुपये, रेट कितनी है 15/4 और इस 4 को हम अपोन में रख देंगे। और समय कितना है 6 महीने। 6 महीने का मतलब आधा साल, यानी 6 महीने का अगर आप रख रहे हो तो इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे और फार्मूले वाला 100 आपका वो भी डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। 4 से इस 56 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14 और 2 से इस 14 को कैंसिल किया तो आ गया आपका 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सत्ते 105 रुपये। 105 रुपये 6 महीने का 5600 रुपये पर 15/4% की साधारण ब्याज से साधारण ब्याज बैठा। ठीक है। अब 6 महीने बाद उसने 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लिए। तो ठीक है, उसने कुल मिलाकर 3200 रुपये निकाल लिए, यानी कि 5600 में से 3200 रुपये उसने निकाल लिए और 105 रुपये भी। तो कुल मिलाकर 5600 में से 3200 माइनस करेंगे यहाँ पर, एक मिनट। तो अब जो उसके पास में कुल मूलधन बचेगा वो 5600 में से माइनस करेंगे 3200 रुपये और प्लस 105 रुपये का ब्याज भी। तो यहाँ पर जो आपका मूलधन बचेगा वो बचेगा
5600 में से माइनस करेंगे 3305 रुपये। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर लिखने में थोड़ा गलती हो गई। तो उसने 5600 रुपये में से 3200 रुपये निकाल लिया और 105 रुपये ये साधारण ब्याज भी निकाल लिया। तो कुल मिलाकर अब उसके पास 2400 रुपये बचे। ठीक है, तो अब इन 2400 रुपये पे अगले 6 महीने तक ब्याज लगेगा। पुनः 6 महीने कह रहा है, तो ठीक है। अब देखते हैं कि 2400 रुपये पर 6 महीने का ब्याज उसी रेट से, यानी कि 15/4, और ये 100 भी, और 6 महीने का यानी कि हाफ ईयर, 1/2 साल। तो यहाँ पर हमने कैंसिल किया 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, यानी 15 3 जा 45। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 45 रुपये अगले 6 महीनों का ब्याज आ गया। तो कुल मिलाकर उसको कितने रुपए का ब्याज मिला? 105 रुपये का यहाँ पर और 45 रुपये का यहाँ पर। तो यहाँ पर 150 रुपये का कुल ब्याज मिला 1 साल में। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 26,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों के पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहले भाग किसके बराबर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 26,000 रुपये की राशि है, 26,000 रुपये आपने अलग से लिख लिया, 26,000 रुपये। तो अब इस 26,000 रुपये को उसने सपोज करे कि ए बी सी अनुपात में बांट दिया, ए बी और सी। तो 2 वर्ष का पहले भाग का 4% पर साधारण ब्याज, यानी इसका जो ब्याज बैठेगा आपका बैठेगा A रुपये पर 2 वर्ष का 4% रेट से ब्याज बराबर होगा B रुपये पर 6% रेट से, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज, यानी ये भी समय 2 वर्ष ही है। तो चलिए ठीक है, हमें 2 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, तो हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर भी इसको कट कर देंगे क्योंकि समय समान है 2 वर्षों का। ठीक है, चलिए 1 मिनट, इस 2 को भी हम कट कर देंगे यहाँ पर। और आपका C रुपये पर ही जो ब्याज होगा वो 8% है, 8% की दर से साधारण ब्याज समान है। तो ठीक है, यहाँ पर आपने कैंसिल किया 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 2A इज इक्वल्स टू होगा 3B के और इज इक्वल्स टू होगा 4C के। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 से डिवाइड कर देंगे तीनों को। तो यहाँ पर आ जाएगा A/6, B/4 और C/3, यानी कि यहाँ पर A 6 रुपये था, B 4 रुपये और C 3 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ब्याज जो मूलधन था वो 6 और 4 10 और 3 13 रुपये था। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है 26,000 रुपये। 13 की वैल्यू किसके बराबर है? 26,000 रुपये के। एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये। अब उसने पूछा गया है कि पहला भाग, तो पहला भाग है आपका 6 रुपये, तो 6 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12,000 रुपये।
जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर आपकी राशि है वो है आपकी यहाँ पर 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये। तो एक लड़का उसका 14 वर्ष का है और एक 12 वर्ष का, और 18 वर्ष के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। सपोज करें कि उसने एक बेटे को A रुपए दिए और दूसरे बेटे को B रुपए दिए। तो जो छोटा लड़का है यानी वो 12 वर्ष का है और जो बड़ा लड़का है वो 14 वर्ष का है। अब जो छोटा लड़का है यानी 12 और 14, जो छोटा लड़का है उसे 18 वर्ष पूरे होने में कितना समय है, 6 वर्ष का, और बड़े लड़के को 18 वर्ष पूरा होने में 4 वर्ष का अंतर 4 वर्ष का समय है। तो ठीक है, यानी कि A रुपए उसने 6 वर्ष के लिए दिए और B को उसने 4 वर्ष के लिए दिए, और ये जो है रेट B है 5%। आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर जो आपका पहले बच्चे को जो साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपका 5 6 30%, और दूसरे बच्चे को मिलेगा आपका 5 4 20%। तो यहाँ पर जो मूलधन हुए यानी कि यहाँ पर होगा पहले बच्चे का 30% का जो 30% का जो साधारण ब्याज मिला तो उसका अमाउंट हो जाएगा 130 रुपये, और दूसरे बच्चे का जो अमाउंट होगा वो होगा 120 रुपये। तो ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। A/B जो आपका होगा वो हो जाएगा 12/13। तो ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर आपको मिले 12 और 13 यानी 25 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में मिले हैं 1,20,000। तो यहाँ पर आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 4800 रुपये। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छोटे पुत्र को यानी कि 12 रुपये मिले, तो 12 की वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 4800 से, तो यहाँ पर कर देते हैं हम 12 × 4800, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48, 48 और 9 57, 57,600 रुपये, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2,000 रुपये उधार देता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब की बार ब्याज बराबर दे रखे हैं, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में जो था उसमें अमाउंट बराबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर राम और रहीम है। सपोज करें कि राम को उसने A रुपये दिए और रहीम को B रुपये दिए। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2,000 रुपये उधार लेता है यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर रहीम को तो 2,000 रुपये यानी मूलधन दिया गया है रहीम का 2,000 रुपये, तो यहाँ पर आप 2,000 रुपये लिख लीजिए। 2,000 रुपये रहीम के, और किस रेट से, 5% की रेट से, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष। समय तो
बराबर है दोनों के लिए, तो ठीक है। और ये हो गया राम का हिस्सा यानी ₹A 8% रेट से, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बराबर हो गया। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और 8 से कैंसिल किया 2000 रुपये को, तो क्या कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और बच गए आपके 4, 8 पंचे 40, यानी कि 250। तो A इक्वल्स टू होगा आपका 250 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1250 रुपये, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।